Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is made by Legal Concepts CSS PMS and Law. आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ लॉ, इसके मीनिंग क्या हैं। हम डिफरेंट जूरिस्ट की देखेंगे कि उनकी डेफिनेशंस क्या हैं। ऑस्टिन के डेफिनेशन के ऊपर फिर हम क्रिटिसिज्म भी देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि इसके मेन फीचर्स कौन से हैं और इसकी कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी टाइप्स हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें। चलिए, जब आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। लॉ को ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर डील किया जाता है। बेसिकली लॉ है क्या, लॉ को कहाँ डील किया जाता है, हम पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। लॉ को ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर डील किया जाता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस का वर्ड असल में लैटिन के वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंशिया से निकला है, जिसका मतलब ही नॉलेज ऑफ लॉ है या स्किल्स ऑफ लॉ है। लॉ का वर्ड बेसिकली खुद ट्यूटेनिक वर्ड है, जिसका मतलब डेफिनेट का है। लॉ स्टेट बनाती है ताकि लोगों के दरमियान अमन कायम रख सके, इक्वलिटी कायम रख सके, उनके दरमियान इंसाफ कायम कर सके। स्टेट लॉ बनाती है और जब कोई उस लॉ की खिलाफ वर्जी करता है तो स्टेट ही उसे उसके सैंक्शंस उसकी खिलाफ वर्जी पे उसे सज़ा देती है। लॉ क्यों बनाए जाते हैं? लॉ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सोसाइटी में अमन कायम रह सके, आपको आपके हकूक़ मिल सकें और उसके अलावा निज़ाम बेहतरी की तरफ जाए, नज़्म व ज़ब्त कायम रहे, किसी की कोई हक तलफ़ी ना हो, हर शख्स को उसका हक मिलता रहे। ठीक है, लोगों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन्हें भी लॉ के थ्रू ही डील किया जाता है। अब देखते हैं कि डिफरेंट जूरिस्ट ने इसकी कैसी डेफिनेशंस की हैं, क्योंकि लॉ की कोई एक ऐसी डेफिनेशन मौजूद नहीं है। आज तक कोई एक ऐसी डेफिनेशन नहीं है जिसे हम कह सकें कि ये ही डेफिनेट लॉ की डेफिनेशन है। हम इसे जनरल साइंसेस के अंदर डील करते हैं क्योंकि हमारे पास इसकी कोई डेफिनेट डेफिनेशन नहीं है कि हम कह सकें कि ये ही लॉ की डेफिनेशन है। ऑस्टिन की डेफिनेशन को सबसे अहम माना जाता है, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत सारी क्रिटिसिज्म मौजूद हैं। ऑस्टिन से पहले हम डियास की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। डियास कहता है कि जो लॉ है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसमें उसके जो मेंबर्स होते हैं उन्हें कुछ राइट्स भी दिए जाते हैं, उनका कुछ स्टेटस भी होता है और उनके कुछ रोल भी होते हैं। According to Dias, law is a social institution in which its members have some status and role. अब उनका स्टेटस क्या होगा? स्टेटस वो होता है जो वो राइट्स इंजॉय करते हैं, जो राइट्स स्टेट के अंदर रहते हुए इंजॉय करते हैं स्टेट के मेंबर्स, वो उनका स्टेटस होता है। और रोल्स क्या होता है? रोल वो होते हैं जो राइट्स को इंजॉय करने के लिए आप उनकी कीमत पे करते हो या अपनी ड्यूटी देते हो। ड्यूटी होती है जो आपके फ़राइज़ होते हैं, वो आपके रोल होते हैं, और जो उन फ़राइज़ के को पे करने की सूरत में आपको राइट्स मिलते हैं, हकूक़ मिलते हैं, वो आपका स्टेटस होते हैं। इसे हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल रेड लाइट के ऊपर गाड़ी को रोक देना। आप ड्राइव कर रहे हैं, रेड सिग्नल आ गया है तो आप गाड़ी को रोक देते हैं। ये आपका रोल है, आपकी ड्यूटी है कि आप गाड़ी को रोक दें। अगर आप इसकी खिलाफ वर्जी करोगे तो आपको सज़ा मिलेगी, आपका चालान हो सकता है, या आपको कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आपको कोर्ट में पेश होना पड़ सकता है, केस भुगतना पड़ सकता है। इसके बरक्स आपका राइट क्या है? राइट ये है कि जब ग्रीन सिग्नल हो जाए तो आपका ये राइट है कि आपको सेफ़ली आपको ट्रैवल करने दिया जाए, आप सेफ़ली वहाँ से गुज़र जाओ, कोई दूसरा रेड सिग्नल वाला आके आपकी गाड़ी को हिट ना कर दे, ये आपका राइट है। उससे आगे हम सालमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सालमेंट के मुताबिक लॉ जो है वो बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल्स का असूलों की एक बॉडी है जिसे स्टेट लागू करती है, जिसे स्टेट अप्लाई करती है।
ताकि जस्टिस कायम रह सके, ताकि इंसाफ कायम रह सके। अकॉर्डिंग टू सालमेंट, लॉ इज़ द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, सालमेंट के मुताबिक लॉ उन प्रिंसिपल्स को कहा जाता है जिसे पार्लियामेंट बनाती है। प्रिंसिपल्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द पार्लियामेंट। स्टेट क्या होती है? स्टेट लोगों की एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती है जो एक चीज़ पर, एक लॉ के ऊपर मुत्तफिक हो जाते हैं। एक मखसूस टेरिटरी के अंदर, एक मखसूस जगह के अंदर जो लोग इकट्ठे होकर अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, उसे एक स्टेट कहा जाता है। याद रखिए, स्टेट के लिए टेरिटरी का होना लाजमी है। पीपल ऑर्गेनाइज फॉर लॉ विद इन द डेफिनेट टेरिटरी इज़ कॉल्ड स्टेट। स्टेट के 3 मेन पिलर्स होते हैं। लेजिस्लेटिव होता है जो लेजिस्लेशन करता है, जुडिशरी होता है, और एग्जेक्टिव होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है। उसके अलावा हम पढ़ते हैं हॉलैंड की डेफिनेशन। हॉलैंड के मुताबिक सॉवरन पॉलिटिकल अथॉरिटी, जो पॉलिटिकल अथॉरिटी इक़्तिदार में होती है, उसका जो एक्सटर्नल बिहेवियर होता है या जो चीज़ वो चाहती है कि उनके जो जनरल रूल्स होते हैं जिसे वो ठीक समझती है, उसी को वो लॉ कह देता है। कि जो अथॉरिटी होगी, जो उस वक्त का बादशाह, ये बादशाहों के लिए ठीक डेफिनेशन बनती है। बादशाह जिस चीज़ को चाहेगा कि ठीक है, तो वही उस वक्त का रूल बन जाएगा, उस वक्त का लॉ बन जाएगा। आस्टन भी इससे मिलती जुलती डेफिनेशन करता है। आस्टन के मुताबिक जो लॉ होता है वो सोवरन का कमांड होता है जो बैक बाय सैंक्शंस होता है, जिनकी खिलाफ वर्जी के ऊपर सज़ा मिलती है। कमांड हुक्म होता है सोवरन का। सोवरन कौन होता है? हर मुल्क का, हर जगह का एक अलग सोवरन होता है। जो सेकुलर कंट्रीज़ होती हैं, सेकुलर ममालिक होती हैं, उनमें या तो बादशाह सोवरन होता है, जैसे कि पहले हुआ करते थे बादशाही निज़ाम के अंदर, या फिर उनकी लेजिस्लेशन या लेजिस्लेचर उनका सोवरन होगा, या सबसे अहम कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उस मुल्क का कोई कॉन्स्टिट्यूशन है तो वही उनका सोवरन होगा। सोवरन के ख़िलाफ़ वो कोई भी सोवरन से आगे निकल के या ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जो सोवरन के कमांड के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता हो। लेकिन रिलीजियस कंट्रीज़ के अंदर या इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर सोवरन सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला के तमाम कानून, अल्लाह ताला के तमाम अहकामात हुक्म हैं, कमांड हैं, और वही सोवरन हैं, और उनकी खिलाफ वर्जी पर सज़ा मिलती है। इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर सोवरन अल्लाह ताला की ज़ात है। इसकी आस्टन ये डेफिनेशन करता है कि सोवरन वो शख्स होता है जो हुक्म देता है, और लोग हैबिचुअल होते हैं कि उस हुक्म की इताअत करें। अकॉर्डिंग टू आस्टन, पीपल सोवरन गिव कमांड्स टू पीपल एंड पीपल आर हैबिचुअल टू एक्ट और ओबे ऑन इट। हैबिचुअली वो एक्ट करते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं। इससे आगे हम बात करते हैं इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म्स हुई हैं आस्टन के मुताबिक। वैसे आस्टन के मुताबिक लॉ की 2 टाइप्स हैं, एक डिवाइन लॉ होती है और एक ह्यूमन लॉ होती है। डिवाइन लॉ वो होती हैं जो गिवन बाय गॉड होती हैं, गॉड ने या अल्लाह ने या उनके मज़हब के मुताबिक जो उनका पैदा करने वाला होगा, परवरदिगार होगा, उसने जो रूल्स बताए होंगे वो डिवाइन लॉ में आ जाएंगे। दूसरे ह्यूमन लॉ होते हैं। ह्यूमन लॉ वो होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ तो सेट करती हैं। ह्यूमन लॉ के अंदर भी 2 टाइप्स आ जाती हैं। ह्यूमन लॉ वो होते हैं ना जो इंसान ही इंसान के लिए बनाता है, सेट बाय मैन टू मैन। इसमें आगे 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक यहाँ तो पॉलिटिकल सुपीरियर्स वो लॉ बनाएंगे, या तो पॉलिटिकल सुपीरियर्स वो लॉ बनाएंगे, या फिर वो पॉलिटिकल सुपीरियर्स बनाएंगे, या वो पॉलिटिकल सुपीरियर्स ने नहीं बनाए होंगे, वो कुछ क्लब्स या जैसे आपकी यूनिवर्सिटीज़ के या किसी मखसूस जगह के कुछ जनरल रूल्स होते हैं, वो भी लॉ की हैसियत रखते हैं। आस्टन की डेफिनेशन एक बहुत अहम लॉ के अंदर डेफिनेशन मानी जाती है लॉ की, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ क्रिटिसिज्म है। एक तो ये डिक्टेटरशिप को वाज़े करती है, क्योंकि
जमहूरियत के अंदर सॉवरेनिटी वाला कॉन्सेप्ट या सॉवरन वाला कॉन्सेप्ट बेसिकली अक्सर ज़्यादातर नहीं नज़र आता। ठीक है। दूसरा जो कस्टम्स होते हैं, रवाज होते हैं, यूजेज होते हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता हम इंसानों के ऊपर एक तरह के लॉ की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। एक बेसिक सोर्स ऑफ लॉ है। सोर्स ऑफ लॉ में कस्टम्स फॉल करते हैं, लॉ कस्टम्स भी लॉ बन जाते हैं। जैसे यूके के अंदर बहुत सारे कस्टम्स थे जिनके ऊपर लोगों का जो बादशाह उस वक्त के थे उनके कस्टम्स को देखते हुए उनके दरमियान फ़ैसला करते थे, लेकिन वो लॉ तो नहीं होते थे, वो तो किसी सॉवरन की कमांड तो नहीं होता था, वो तो कस्टम्स होते थे, उनके रवाज होते थे। उसके अलावा हमारे रोज़मर्रा के जो लेन देन के मामलात हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो भी हम आपस में एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट्स करते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, वो भी लॉ की हैसियत इख्तियार करते हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट्स भी किसी बादशाह का कमांड नहीं होते। ऑस्टन के मुताबिक जो रिक्वेस्ट होती हैं या विशेस होती हैं वो एक्सप्रेशंस होते हैं, वो डिज़ायर्स होती हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं डिज़ायर्स के, जबकि कमांड्स खुद में जो बादशाह जो कमांड करता है वो भी तो डिज़ायर्स ही होती हैं, विशेस ही होती हैं, जो सुपीरियर ने इन्फीरियर को दिए होते हैं। मतलब बादशाह सुपीरियर, जो सॉवरन है वो सुपीरियर है, उसने अपने से कमतरों को अपनी डिज़ायर्स बताई हैं कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए, तो उसकी जो डिज़ायर्स होती हैं, जो विशेस होती हैं, ठीक है, वही कमांड्स बन जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये भी इसकी एक क्रिटिसिज्म में आता है। इससे आगे हम बात करते हैं कि यही हम इसके अंदर ऑस्टन का ही पढ़ रहे हैं कि लॉ इज़ डेफिनेट रूल ऑफ बिहेवियर विच इज़ बैक्ड बाय द सॉवरन पावर ऑफ द स्टेट, जिसे सॉवरन की स्टेट के अंदर से सॉवरन पावर बैक करती है, जिसके पीछे सॉवरन की ताकत होती है कि अगर उस आप कानून को नहीं मानेंगे, लॉ को नहीं मानेंगे, तो आपको सज़ा दी जाएगी। जो कानून होता है, जनरल रूल होता है सोसाइटी के अंदर, जिसे गवर्नमेंट एनफोर्स करती है, लागू करती है। ईच लॉ इज़ ए बाइंडिंग एंड अथॉरिटेटिव रूल और वैल्यू और डिसीजन, इट्स एवरी वायलेशन इज़ पनिश्ड बाय द स्टेट। उसकी जो वायलेशन होती है, कानून की खिलाफ वर्जी जो होती है, उसे स्टेट के ज़रिए से सज़ा दी जाती है खिलाफ वर्जी करने वाले को। उससे आगे हम नेचर्स पढ़ते हैं या फीचर ऑफ लॉ पढ़ते हैं। इसके अंदर वो कहता है लॉ इज़ द जनरल रूल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द स्टेट, इट अप्लाइज टू द पीपल ऑफ द स्टेट। ये जनरल रूल होता है इंसानी बिहेवियर का और ये तमाम लोगों के ऊपर लागू होता है। ऑल आर इक्वली सब्जेक्ट टू द लॉज, कानून के सामने, स्टेट के सामने तमाम लोग बराबर होते हैं। एलियंस कहते हैं जो फॉरेनर्स रहने आए होते हैं आपके मुल्क के अंदर, एलियंस लिविंग इन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट आर आल्सो बाउंड टू द लॉज ऑफ स्टेट। मतलब जो एलियंस या जो फॉरेनर्स आपके पास रहने आए होते हैं वो भी इक्वली बाउंड होंगे कि वो आपके स्टेट के लॉ के अंडर इक्वली बाउंड होंगे। लॉ इज़ डेफिनेट एंड इट इज़ फार्मूलेटेड विद विल ऑफ द स्टेट। लॉ मखसूस होता है और ये आपकी स्टेट की विल के साथ, मर्ज़ी के साथ बनाया जाता है। ये रूल होता है जिसे बनाती भी स्टेट है और इम्प्लीमेंट करवाना भी स्टेट का काम होता है। हमने पहले स्टेट के पढ़े हैं ना पिलर्स, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जेक्टिव। जो लेजिस्लेचर होता है उसका काम स्टेट के अंदर कानून बनाना होता है। जमहूरी हुकूमत के अंदर स्टेट को तीन पावर, सेपरेशन ऑफ पावर्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर पढ़ेंगे कि स्टेट को तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया है। इसके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, इसके वर्क को, जिसके अंदर लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन का काम है सिर्फ कानून बनाना, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती या किसी को जज़ा व सज़ा नहीं दे सकती। दूसरा काम है जुडिशरी, दूसरी पिलर है जुडिशरी। जुडिशरी का काम है जो लेजिस्लेशन ने कानून बनाए हैं या कॉन्स्टिट्यूशन जो कानून बताता है उसका दिफा करना, कॉन्स्टिट्यूशन का दिफा करना, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ कोई कानून ना बनने देना। ठीक है। उसके अलावा जो लेजिस्लेशन से स्टैच्यूज़ बने हैं, जो कानून बनाते हैं उसे स्टैच्यूज़ कहते हैं। ठीक है। उसके मुताबिक
जुडिशरी करना, उसके मुताबिक कानून का, उसके मुताबिक इंसाफ कायम करना। उससे आगे आ जाता है एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव के अंदर आपके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह तमाम आ जाते हैं, जो रूल्स लेजिस्लेशन ने बनाए हैं, ठीक है, या जो जुडिशरी ने फैसला किया है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना एग्जेक्टिव का काम है। ये इनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। लॉ इज़ डेफिनेट एंड इज़ फॉर्मुलेटेड, अच्छा ये हमने पढ़ लिया। स्टेट ऑलवेज एक्ट थ्रू लॉ, स्टेट हमेशा ही लॉ के ज़रिए काम करती है। लॉज आर मेड एंड इन्फोर्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, ये हमने पढ़ लिया कि कैसे लॉज बनते हैं और इन्फोर्स्ड होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट के ज़रिए इन्फोर्स्ड होते हैं। लॉ क्रिएट्स बाइंडिंग एंड अथॉरिटेटिव वैल्यू और डिसीजंस और रूल फॉर ऑल, लॉ तमाम लोगों के लिए बाइंडिंग होते हैं। ये नहीं होता कि कोई अमीर है तो वो कानून से बच जाएगा, ठीक है। उनकी अथॉरिटेटिव वैल्यूज़ होती हैं, अथॉरिटी रखते हैं, ठीक है। जो कानून होते हैं वो अपनी एक अथॉरिटी रखते हैं कि उसके ऊपर अमल किया जाए। उससे आगे है सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट इज़ द बेसिस ऑफ लॉ एंड इट्स बाइंडिंग करेक्टर। ज़ाहिरी बात है, जो स्टेट है उसकी सॉवरेनिटी, सालमियत होना, उसका आज़ाद होना, खुद मुख्तार होना, कि कोई बाहर से दूसरी स्टेट, सॉवरन स्टेट उसके ऊपर अपना हुक्म ना चला सके, ये ना कह सके कि तुम ऐसे वाला कानून बनाओ, ऐसा ना बनाओ, ठीक है। तो उसका कानून बनाने के लिए स्टेट का खुद मुख्तार होना भी ज़रूरी है, कि वो अपना कानून खुद बना सके, उसे किसी के और के मातहत होने की ज़रूरत ना हो। लॉ इज़ बैक्ड बाय द कोरेसिव पावर्स ऑफ द स्टेट, लॉ को जौन से होती है स्टेट की पावर्स मिलती हैं। लॉ इज़ बैक्ड बाय द कोरेसिव पावर्स ऑफ द स्टेट, लॉ को स्टेट की पावर्स होती हैं। वायलेशंस ऑफ लॉ आर ऑलवेज पनिश्ड, जो लॉज की वायलेशन है उसकी मुखालफत करेगा उसे हमेशा सज़ा मिलती है। पनिशमेंट्स आर आल्सो प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, पनिशमेंट्स भी लॉ के ज़रिए ही मिलेंगी, कि फ़लाने कि अगर आप इस लॉ की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपको ये सज़ा मिलेगी। ये भी आपको लॉ ही बताएगा कि कौन से कानून की खिलाफ वर्जी पे आपको कौन सी सज़ा मिलेगी। दी कोर्ट सेटल आर डिस्प्यूट अमंग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, जैसा कि मैंने बताया कि जुडिशरी का ये काम होता है कि लोगों के दरमियान डिस्प्यूट हल करे ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, लॉ को मद्देनज़र रखते हुए। इन ईच स्टेट देयर इज़ ओनली वन बॉडी ऑफ लॉ, एक ही बॉडी ऑफ लॉ होती है जिसे हम लेजिस्लेटिव कहते हैं। लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है, जो लेजिस्लेशन होती है, जो कानून लॉ मेकिंग बॉडी होती है, वो एक ही होती है। Legally, law is the command of the sovereign. In contemporary times, laws are made by representatives of the people who constitute the legislation of the state. Legislature of the state. Laws are backed by on the opinion and public needs. लीगली जो लॉ होता है वो लॉ कमांड सॉवरन का कमांड होता है, लेकिन टाइम के साथ साथ जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं लोगों के, जैसे जमहूरी हुकूमत के अंदर लेजिस्लेशन होती है, वही लॉ बनाने लग गई है। अब वो लॉ बनाती है। लॉ को पब्लिक के थ्रू, को पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक नीड्स के मुताबिक बनाया जाता है और उन्हें उन्हीं के थ्रू पावर मिलती है। ये सेकुलर कंट्री के अंदर बेसिकली ये चीज़ देखी जाती है कि पब्लिक ओपिनियन क्या है, पब्लिक किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड करती है, तो उनकी डिमांड को देखते हुए जो उनकी लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका के अंदर कांग्रेस है, तो कांग्रेस कोई भी कानून ऐसा नहीं बना सकती जो पब्लिक की ओपिनियन के ख़िलाफ़ हो, ठीक है। लेकिन रिलीजियस कंट्री के अंदर, जिस तरह हमारी इस्लामिक स्टेट है, पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, तो इसमें कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो अल्लाह ताला के हुक्म के ख़िलाफ़ हो, जो सॉवरन यानी कि अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी में आता हो या उसके हुक्म को कन्फ्लिक्ट करता हो। The purpose of law is to provide peace, protection and security to the people and ensure conditions for all round development. Law also provide protection to the rights and freedoms of the people. जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि लॉ का मेन मकसद ये होता है कि पीस कायम हो, लोगों को प्रोटेक्शन दी जा सके, सिक्योरिटी दी जा सके और डेवलपमेंट का काम जारी रहे। All disputes among the people are settled by the courts on the basis of the इंट्रो, ये भी ऊपर वाली बात है कि लॉ के तमाम डिस्प्यूट्स जो उनसे लोगों के दरमियान होंगे वो कोर्ट उसे डील करेगा। रूल्स ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फॉर ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन and recognition as the silent feature of the modern legal system and liberal democratic state.
कानून की इक्वलिटी होगी, तमाम लोगों के अंदर रूल्स बराबर होंगे, अमीर गरीब का फ़र्क नहीं होगा, लीगल सिस्टम होगा, लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट होगी। ये तमाम साइलेंट फीचर्स हैं एक लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट की, कि हर शख्स को भी, किसी को ये इस वजह से नहीं छोड़ा जाएगा कि किसी वज़ीर का बेटा है, भाई है। तो ये एक डेमोक्रेटिक स्टेट के मेन फीचर्स हैं, साइलेंट फीचर्स हैं। आगे हम सोर्सेज ऑफ लॉ पे बात करते हैं। कस्टम्स, जैसा कि हमने ऊपर भी बात की है, उसके अंदर आस्टिन की डेफिनेशन के क्रिटिसिज्म के अंदर, के कस्टम्स यूजेज जो उनसे होते हैं वो भी लॉ की एक शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। वो इतने सोसाइटी के अंदर इतनी जड़ें गाड़ जाते हैं कि हम उसे लॉ समझने लगते हैं। तो कोई भी ऐसा कस्टम जो सोसाइटी के अंदर अपनी जड़ें गाड़ जाता है, वो भी एक लॉ की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो कस्टम बेसिकली, इसकी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये कब स्टार्ट हुआ कब नहीं हुआ। कस्टम एक की मिसाल एक बीज सी है, जिससे एक छोटा सा पौधा उगता है, और बढ़ते 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 वो एक बहुत बड़ा और तनावर दरख्त बन जाता है। तो कस्टम भी एक मेन सोर्स ऑफ लॉ है। कस्टम्स के थ्रू भी लॉ बनते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं। इसे हम पढ़ लेते हैं। कस्टम्स हैज़ बीन वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ इन एंशिएंट टाइम। सोशल रिलेशंस गिव राइज टू सेवरल यूजेज, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। यूजेज, ट्रेडिशंस और कस्टम्स सेम चीज़ होती है। दीज आर यूज टू सेटल एंड डिसाइड डिस्प्यूट्स अमंग द पीपल। मैंने आपको बताया कि यूके के अंदर जब यूके के बादशाह की हुकूमत बढ़ने लगी, तो उसके अंदर मुख्तलिफ़ रीजन्स के लोग आने लगे। तो उसके लिए हर अभी एक मखसूस अपने इलाके के लोगों की तो वो अपने कस्टम्स जानता था, रवाज जानता था, तो इस वजह से उनकी तो वो फ़ैसले कर दिया करता था। तो जब वो किसी दूसरे रीजन के लोगों के फ़ैसले करता, तो वो उनके कस्टम बेस्ड फ़ैसले करता, भी उनके कस्टम के बारे में जानता, फिर उनके कस्टम के मुताबिक ही उनके फ़ैसले करता। कस्टम्स आर वेरी प्रैक्टिस वर प्रैक्टिस हैबिचुअली, एंड वायलेशंस ऑफ कस्टम वर डिसअप्रूव्ड एंड पनिश्ड बाय द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर कस्टम्स को बहुत अहमियत दी जाती है, यहाँ तक कि उसकी अगर कोई उसकी कोई खिलाफ वर्जी करता है कस्टम की, तो उसे सोसाइटी अपने तरीके से सज़ा भी देती है, कता ताल्लुक़ी करती है। अपने उसके बरादरी के लोग कता ताल्लुक़ हो जाते हैं कि आपने फ़लाँ जो आपने ये कस्टम है इसकी अदायगी नहीं की, या इस कस्टम को आपने छोड़ दिया। तो ये लोगों के अंदर ये बुरा तस्लीम किया जाता है कि आप अपने रवायात को, अपने कस्टम्स को तर्क करो। Initially, social institutions began working on the basis of several accepted customs. Gradually, the state emerged as organized political institutions of the people, having responsibility to maintain peace, law, and order. Naturally, it also began acting by making and enforcing rules based upon customs and traditions. यहाँ तक के रूल्स भी बनने लग गए कस्टम्स और ट्रेडिशंस के ऊपर। इतना कस्टम्स और ट्रेडिशन सोसाइटी को इफ़ेक्ट करते हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द लॉज हैव हैड देयर बर्थ व्हेन द स्टेट बिगेन converting the customs into authoritative and binding rules. Customs have been indeed a rich source of law. Religion and morality. Religion आपके लॉज को बहुत इफ़ेक्ट करता है। आप कौन से आपके जिस कंट्री के अंदर आप रह रहे हैं वहाँ पे कौन से रिलीजन के लोगों की अक्सरियत है। इवन आपकी अगर सेकुलर कंट्री भी है, तब भी उसके ऊपर रिलीजन का अच्छा खासा असर होता है। रिलीजन अपना एक पूरा असर ज़ोर छोड़ जाता है। ठीक है, जैसा कि हम देखते हैं कि इस्लामिक स्टेट के अंदर या मुस्लिम स्टेट के अंदर इस्लाम का बहुत असर है, कि अल्लाह ताला ही यहाँ पे गॉड ही को अल्लाह ताला को ही सालमियत हासिल है, कि कोई भी कानून अल्लाह ताला के फरमान के अगेंस्ट नहीं बनाया जा सकता। रिलीजन एंड रिलीजियस कोड्स appear naturally in every society when human beings begin observing, enjoying, and fearing natural forces. Those were accepted as superior heavenly forces, God and goddesses, and worshipped. Religion then started regulating the behavior of people and began invoking godly sanctions, fear of hell, and possible fruits of heaven for the enforcing the religious codes. इसके अंदर जन्नत और जहन्नम की बात की गई है, कि लोगों का डर ने रिलीजन को एक मेन सोर्स ऑफ लॉ बना दिया।
कि वो समझते हैं कि उनके खुदा ने ये हुक्म दिया है तो इसके मुताबिक अगर हम अमल करेंगे तो हमें जन्नत मिलेगी, तो अगर इसके ख़िलाफ़ करेंगे तो हमें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तब वो उसके ऊपर इतना ग्रिप्ड हो जाते हैं कि वो उनके लिए एक मेन सोर्स ऑफ रिलीजन, उनके लिए एक मेन सोर्स ऑफ लॉ है। इट कंपेल्स द पीपल टू एक्सेप्ट एंड ओबे रिलीजियस कोर्स। ठीक है, सेवरल रिलीजन्स केम फॉरवर्ड टू फॉर्मुलेट एंड प्रिस्क्राइब definite codes of conduct. The rules of morality also appeared in society. These definite, ठीक है, the religious and moral codes of the society provided to the state the necessary material for regulating the actions of the people. The state converted several moral and religious rules into law. States जो सी होती हैं, बहुत सारे जो religious rules होते हैं उन्हें religious कवानीन होते हैं, religious rules होते हैं उन्हें लॉ में तब्दील कर देती है। हैंस रिलीजन एंड मोरालिटी हैव आल्सो बीन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ। उससे आगे लेजिस्लेशन आ जाता है, जैसा कि हमने पढ़ा कि स्टेट के मेन पिलर्स के अंदर एक लेजिस्लेशन भी है जो कानून बनाती है। सिंस द इमर्जिंग ऑफ लेजिस्लेचर्स इन 13th century legislation has emerged the chief source of law. Traditionally the state depended upon customs and decrees or the orders of the king for regulating the behavior. नेटन लेजिस्लेशन इमर्ज एज एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। पहले तो ऐसा होता था कि कानून के या कस्टम्स के ऊपर फैसले किए जाते थे या किंग अपनी मर्ज़ी से अपनी मंशा से तमाम फैसले कर देता था। उसके बाद लेजिस्लेशन का एक ऑर्गन बाकायदा तौर पर 13th सेंचुरी के अंदर इमर्ज हुआ। उसने कस्टमरी रूल्स को और अपने एक डेफिनेट रूल्स बनाने शुरू किए अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ पीपल। स्टार्टिंग गिविंग his approvals. Soon the legislation emerged as the chief source of law. शुरू में किंग ने भी लेजिस्लेशन को यह चीज़ अप्रूवल देना शुरू कर दिया कि वो बाकायदा कानून बनाए। उसके बाद ये तो एक चीफ सोर्स ऑफ लॉ बन गया, लॉ मेकिंग ऑर्गन ऑफ द स्टेट। कि ये बाद में एक लॉ मेकिंग ऑर्गन बन गया कि आहिस्ता आहिस्ता ये एक ऐसा कस्टम बन गया शुरू में कि कस्टम बन गया कि लॉ लोगों का समझा जाने लगा कि किंग नहीं, अब लेजिस्लेचर जो है, जो ऑर्गन है लेजिस्लेचर, यही कानून बनाएगा। लोगों में इस चीज़ का रुझान पैदा होने लगा। इट हैज़ कम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द चीफ मीन्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ द विल ऑफ द स्टेट इनटू बाइंडिंग रूल। उसके आगे हमारे पास आ जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंदर हम पढ़ते हैं कि कभी कभार हंगामी हालत के अंदर जो लेजिस्लेशन है वो अपनी पावर्स डेलीगेट कर देती है टू द एग्जेक्टिव हेड ऑफ द एग्जेक्टिव। जो एग्जेक्टिव हेड होता है, जिसमें मतलब प्रेसिडेंट होता है, लेजिस्लेशन अपनी पावर्स उसे दे देती है कि तुम भी रूल्स बना सकते हो। जो कानून लेजिस्लेचर बनाता है, जो कानून एग्जेक्टिव बनाता है, प्रेसिडेंट बनाता है, उसे ऑर्डिनेंस कहा जाता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हैज़ कम टू बिग सोर्स ऑफ लॉ। ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स का लॉ है। उसके अंदर एग्जेक्टिव जो से होते हैं सिस्टम में रहते हुए वो लॉ बनाते हैं, इसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा जाता है।